students, today we will study the next part of inflation chapter. In the last video we have discussed about the meaning of inflation, definition of inflation and different types of inflation. Today we will discuss about the theories of inflation. The theories of inflation are of two types. First one is the demand pull inflation and second one is the cost push inflation. The theory demand pull inflation is the oldest theory. ये सबसे पुरानी थ्योरी है. इसको क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है इन्फ्लेशन की. इसका जैसे कि नाम से ही पता चलता है डिमांड पुल, कि डिमांड जो है वो पुल करती है इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस के बढ़ने को. कहने का मतलब क्या है कि इस हेडिंग से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस थ्योरी में प्रोमिनेंट रोल, जो बेसिक रोल है वो किसका है? डिमांड का है. यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी सप्लाई से ज़्यादा, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका रिजल्टेंट ये होगा प्राइजेस बढ़ेंगे. अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. ये सबसे पुरानी थ्योरी है प्राइस राइज की. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जिसमें कि ऑल ओवर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है ना वो एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल, मतलब प्राइजेज उन्हीं प्राइजेस पर जो इस टाइम मार्केट में प्राइजेज अवेलेबल हैं. जैसे कि एक सपोज कीजिए ये पेंसिल है. ये पेंसिल यदि आपको मिलती है मार्केट में 3 रुपीज़ की, तो 3 रुपीज़ में ही इन ओन एट एग्जिस्टिंग प्राइस पहले मार्केट में पेंसिल की डिमांड थी 4 बॉक्स की. ठीक, अब यदि 3 रुपीज़ में ही इन पेंसिल्स की डिमांड 4 बॉक्सेस से बढ़कर हो जाती है 7 बॉक्सेस, तो अब क्या होगा? सप्लाई वही की वही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है. पहले डिमांड 4 बॉक्स थी, अब डिमांड 7 बॉक्स की होगी. जो शॉपकीपर है वो उसको क्या लगेगा कि अब पेंसिल इतनी है नहीं, डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? प्राइजेस बढ़ा देगा. यानी कि डिमांड के बढ़ने के कारण प्राइजेस बढ़ गए. इसी को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जो डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण जो आपकी डिमांड में एकदम से चेंजेस आते हैं और प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, इस चीज़ को हम इसकी डेफिनेशन अब स्टडी करते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए प्रोफेसर शेपिरो की डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई अवेलेबल एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस. कहने का मतलब क्या है कि जर्नल प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड जो है वो गुड्स की ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, जो कि उन प्राइजेस पर मार्केट में आपके गुड्स की सप्लाई अवेलेबल है. इस थ्योरी को हम एक डायग्राम की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं. ये देखिए, ये आपका है एक्स एक्सिस पर आउटपुट और वाई एक्सिस पर हमने लिए हैं प्राइसेस. ठीक है, अब आप पहले ये हम कहते हैं इसमें कि सप्लाई को हम एक लेवल तक तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आपकी सप्लाई जो है वो सप्लाई कर्व हो जाता है कांस्टेंट. ये जो लेवल है इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट. जैसे ही इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार का स्तर आ जाता है, उसके बाद फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते. अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइजेस कैसे बढ़ते हैं. अब स्टार्टिंग में डिमांड बढ़ी, डिमांड हुई D1, लेकिन प्राइजेस जो हैं ये आपके हो गए
मतलब ओपी। ठीक, अब क्या हुआ, दोबारा फिर डिमांड थोड़ी सी बढ़ी एग्जिस्टिंग प्राइजेस पर ही, लेकिन क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी उसके अकॉर्डिंग भी हमने सप्लाई को बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में आप सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनाएंगे। तो यहाँ तक आपकी डिमांड के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि सप्लाई और डिमांड बराबर बराबर बढ़ रही हैं, इसलिए प्राइजेस में चेंज नहीं आएगा। अब उसके बाद जैसे ही डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, अब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई में हम उतना चेंज नहीं कर पा रहे। डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम जो है ना, पहले पॉइंट ई पर था, फिर E1 पर था, फिर E2 पर, फिर E3 पर आ गया, और जिसके कारण प्राइजेस ओपी से बढ़कर हो गए OP1। फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड की और ज़्यादा बढ़ने के कारण फिर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E4 पर प्राइजेस फिर बढ़ जाएंगे। ये जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इस कारण से बढ़ रहे हैं क्योंकि जितना डिमांड में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उतना सप्लाई में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब डिमांड बढ़कर हो गई D5 पर जो डिमांड है और इक्विलिब्रियम आ गया आपका E5 पर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके बाद आपका जो सप्लाई कर्व है ये वर्टिकल हो जाता है, यानी कि वर्टिकल हो गया, यानी कि वाई एक्सिस के ये क्या हो गया, पैरेलल। अब इसके बाद यदि डिमांड बढ़ती है तो यहाँ तक तो क्या था, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी हम सप्लाई को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा पा रहे थे, इसलिए प्राइजेस ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो जितनी डिमांड में चेंजेस होंगे उतने ही प्राइजेस में ज़्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि इसके बाद हम सप्लाई को नहीं बढ़ा पाते। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आप इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है एक लेवल तक तो हम सप्लाई को भी बढ़ाते रहते हैं, इसलिए प्राइजेस में होने वाला चेंज थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है उसके बाद जैसे ही डिमांड बढ़ती है फिर प्राइजेस में होने वाला चेंज ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। अब है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसके कारण क्या है, उसके 3 कारण हैं। एक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाता है उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्राइस बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया, अब लोगों के पास पैसा हो गया, यानी कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ गई, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ती है वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि पुराने टाइम में लोगों को मतलब बहुत चीज़ें सस्ती मिल जाती थी। बात सस्ती क्यों मिल जाती थी, क्योंकि पैसा नहीं होता था, मनी की सप्लाई कम थी, मनी की सप्लाई कम थी इसलिए मनी की वैल्यू ज़्यादा थी, और उस वजह से वैल्यू जब ज़्यादा होती है, वैल्यू ऑफ मनी जब ज़्यादा होती है तो प्राइस लेवल डाउन होता है। वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल के में अपोजिट रिलेशन होता है। तो जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ जाती है वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी कम होगी यानी कि अब 500 रुपये में आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, 2000 रुपये में कम चीज़ें खरीद पाओगे पहले के कंपैरिजन में। तो उसके कारण क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी। केन्स के अकॉर्डिंग भी ये कहता है कि केन्स का मानना है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो आपकी 2 चीज़ों से मिल कर बनी है, एक कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट। ये हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में भी पढ़ा है। ठीक है, अब जब आपका कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट दोनों में से कुछ भी बढ़ता है तो उसके कारण उसका इफेक्ट ये होता है कि इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने
शुरू हो जाती हैं। तीसरा है मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये थ्योरी जो है ना, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। इस थ्योरी का मेन रीज़न जो डिमांड के बढ़ने का है वो है सप्लाई का, मनी की सप्लाई का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, हमने पहले भी पढ़ा, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाएगी और प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे। अब है सेकंड थ्योरी, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जो है यानी कि कीमतें किस वजह से बढ़ती हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, वस्तु के उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी। लागतें फिर क्या करती हैं, वो प्राइजेस को ऊपर की तरफ खींचती हैं, उसको अपनी तरफ खींचेंगी, क्योंकि प्राइजेस तो बढ़ेंगी। जब आप पहले वेजेस कम देते थे, अब वेजेस ज़्यादा दे रहे हो, पहले रॉ मटेरियल सस्ता था, अब रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, पहले प्रॉफिट कम थे, अब प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होगा, प्राइजेस ऊपर की तरफ अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। ये मॉडर्न थ्योरी है इन्फ्लेशन की। इसका मेन इन्फ्लेशन का ये कारण बताते हैं कि कॉस्ट का बढ़ना। जब यहाँ पर प्राइजेस एक तरफ बढ़ते चले जाते हैं, दूसरी तरफ आउटपुट का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है। क्योंकि लागतें जब बढ़ेंगी, आपका बजट जो है ना, सपोज कीजिए आपका बजट जो है ना वो 2000 रुपीज़ का है। पहले आप 2000 रुपीज़ में 10 गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं अब उनकी लागतें बढ़ गई, रॉ मटेरियल आपको महंगा मिलना शुरू हो गया। आपके पास बजट वही सिर्फ 2000 रुपये का है। अब जब रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, वेजेस भी ज़्यादा हो गई, अब आप उन 2000 रुपये से क्या करते हैं, सिर्फ 8 गुड्स ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। यानी कि सप्लाई क्या होगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लागतें बढ़ जाती हैं, आपके पास बजट कम रह जाता है, तो आप क्या करते हो, कम वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर देते हो। डिमांड उतनी की उतनी है। अब डिमांड तो 10 वस्तुओं की है, लेकिन आपके पास हैं 8 वस्तुएं, तो अब आप क्या करेंगे, प्राइजेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन है कब कहना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज इन कॉस्ट. It is characterized by inefficiency of aggregate demand, unemployment resources and excess capacity. ठीक है। अब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ना, इसका डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस पर आप लेते हैं आउटपुट और वाई एक्सिस पर आप लेते हैं प्राइसेस, ठीक। अब हमने यहाँ पर ये माना कि हमारा डिमांड कर्व एक नॉर्मल डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइजेस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, जब प्राइजेस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। अब हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की, ठीक है। तो जो हमने अभी पीछे कॉस्ट पुश डिमांड पुल थ्योरी में पढ़ा, उसमें क्या था, सप्लाई कर्व पहले वाई एक्सिस के पैरेलल है और फिर ऐसे हो जाता है। हम उसी शेप में सप्लाई कर्व बनाएंगे, लेकिन इसको सिर्फ वाई एक्सिस के साथ जॉइंट नहीं करेंगे। अब स्टार्टिंग में ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पर आ गया कि इतना आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और इतने प्राइजेस पर मार्केट में सेल करते हैं। सिंपल डायग्राम है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने के कारण सप्लाई कम हो गई, क्योंकि हमारा बजट उतना का उतना है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। अब क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई जो है ना वो कम हो गई। सप्लाई कम होकर कितनी हो गई, एस से SS1, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पहले ई पर था, अब किस पर आ गया, E1 पर आ गया, जिसके कारण प्राइजेस बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिमांड एग्रीगेट जो डिमांड का लेवल है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक। अब और ज़्यादा यदि कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सप्लाई और ज़्यादा कम हो जाएगी। सप्लाई और ज़्यादा कम होगी, इक्विलिब्रियम E2 पर आ गया और प्राइजेस फिर बढ़कर
P2 पर आ गए। अब देखो आउटपुट पहले OQ था, अब क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, आउटपुट जो है ना वो कम होकर OQ1 हो गया। सप्लाई और ज़्यादा कम हो रही है तो आउटपुट और ज़्यादा कम हो रहा है। अब क्योंकि आउटपुट कम होता जा रहा है, डिमांड उतनी की उतनी है और इस कारण से प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण क्या है? देखो हमें पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की लागतें हैं वो किस कारण से बढ़ती हैं। उसके मेन 3 कारण हैं, या तो वेजेस का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, या की इनपुट्स यानी कि जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, रेंट, बिल्डिंग का रेंट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ जाए, ठीक है ना, मशीनों का डेप्रिसिएशन बढ़ जाए, ये सारे खर्चे यदि बढ़ जाते हैं तो उसके कारण आपकी लागतें बढ़ जाती हैं। यदि वेजेस बढ़ जाएं, मतलब लेबर यूनियन जो है वो स्ट्राइक कर देती हैं और वेजेस बढ़ जाते हैं, उसके कारण भी क्या होगा, फिर आपकी लागतें बढ़ जाएंगी। आपको या तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर है प्रॉफिट। पहले आप 2% प्रॉफिट या 5% प्रॉफिट पर काम करते थे, अब आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी बन रही है, फिर आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट 5% से 10% तक बढ़ जाएं। जब प्रॉफिट का रेट आप बढ़ाएंगे, प्रॉफिट कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी है, बाकी सब चीज़ें उतनी की उतनी है, आपने प्रॉफिट रेट बढ़ाया तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स के प्राइजेस बढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, प्राइजेस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे जब आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो। तो इसके कारण भी मतलब आपकी गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अब की इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल आपको महंगा मिलना शुरू हो गया, जो बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई थी उसका रेंट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के प्राइजेस यदि बढ़ जाते हैं, ठीक। अच्छा, जो आप मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पहले ट्रांसपोर्ट आपको सस्ता मिलता था, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगी हो रही है। ये सारे कारण के कारण क्या होगा, इन सभी फैक्टर्स की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसके कारण प्राइजेस बढ़ जाएंगे। आज हमने पढ़ा डिमांड पुल थ्योरी और कॉस्ट पुश थ्योरी। इसके बाद अब ये हमारा सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज़ हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर ख़त्म होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।